हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी के भाग 2 को पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान एवं वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक डिराइव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान या औसत मान वह स्थिर धारा है, वह दिष्ट धारा है जो किसी परिपथ में एक निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश भेजता है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा अपने आधे चक्र में, आधे धनात्मक चक्र 0 से t/2 या आधे ऋणात्मक चक्र t/2 से लेकर के t तक। तो जितना कि कोई प्रत्यावर्ती धारा अपने आधे चक्र में उसी परिपथ से होकर आधे समय अंतराल, अर्ध समय अंतराल, पूरा आवर्तकाल 0 से t तक होगा एक पूरे चक्र में, तो उसके केवल आधे समय अंतराल तक, मतलब 0 से t/2 तक प्रथम धनात्मक चक्र के लिए कुल समय 0 से t/2 या ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए समय अंतराल t/2 से लेकर t तक। तो इसे यह प्रत्यावर्ती धारा का के माध्यमान के बारे में बात हुई। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान केवल एसी के, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के केवल आधे भाग के लिए ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कि आधे भाग में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, जितना अर्धधनात्मक भाग में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, ठीक उतना ही मान शेष आधे भाग के लिए होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसलिए एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान केवल एसी के प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के केवल आधे भाग के लिए, मतलब अर्ध धनात्मक भाग जिसमें समय अंतराल 0 से t/2 तक, या शेष अर्ध ऋणात्मक भाग जिसमें समय अंतराल t/2 से t तक है, तो केवल प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के आधे भाग में ही प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होगा। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का केवल आधे धनात्मक भाग में ही हम उसका औसत मान ज्ञात कर सकते हैं। आधे धनात्मक भाग का मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा के तरंग रूप को दर्शाया जा सकता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ विचरण को एक साइनोसॉइडल ज्या वक्र के जैसा इसका वेरिएशन होगा, समय के साथ चेंज होगा। प्रत्यावर्ती धारा का ज्या वक्र, ज्या का मतलब साइन वक्र के समान ये वेव फॉर्म होगा, तरंग रूप होगा, जिसे यहाँ दर्शाया गया है। और ये यहाँ धारा का ये आधा धनात्मक भाग हो गया और धनात्मक भाग 0 से लेकर के आवर्तकाल पूरा टाइम पीरियड एक पूरे चक्र में कुल समय t होगा आवर्तकाल के बराबर, ये t है। x अक्ष पर समय अगर ले लिया जाए, समय t को निरूपित किया जाए, तथा y अक्ष पर मतलब प्लस y अक्ष और माइनस y अक्ष दोनों, मतलब मूल बिंदु, यहाँ प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु है जहाँ से ये वक्र शुरू होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान t बराबर 0 पर करंट भी 0 है, लेकिन जैसे जैसे समय का मान बढ़ता है वैसे वैसे प्रत्यावर्ती धारा का मान भी बढ़ता है। और यहाँ पर t/4 समय या उसके संगत कलाकोण π/2 पर प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। I0 यहाँ पर ये समय है t/4, या कलाकोण उसके संगत t/4 के संगत कलाकोण कितना है, π/2 है, तो वहाँ पर ये धारा का मान महत्तम होगा +I0। जबकि t/2 पर मतलब या एंगल यहाँ पर हो जाएगा पाई, कलाकोण पाई, जहाँ समय अंतराल, जहाँ समय t/2 है, अर्धावर्तकाल मतलब आवर्तकाल का आधा टाइम, तो वहाँ पर कलाकोण पाई है। और पूरा आवर्तकाल में समय है, समय अंतराल t है,
तो यहाँ पर कलाकोण हो गया 2 पाई। और ठीक बीच में उसी ढंग से 3 पाई/2 कलाकोण पर या t/2 प्लस t/4 कर दें तो 3t/4 टाइम पर यहाँ पर फिर एक बार करंट का मान फिर अधिकतम है लेकिन विपरीत दिशा में। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो एक पूरे चक्र के आधे भाग में एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि शेष अर्धभाग में शेष आधे भाग में मतलब ऋणात्मक भाग में नीचे विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा वह समय के साथ परिवर्तित होता है लगातार। मान तो समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है तथा दिशा एक पेरियोडिकली माने आवर्त रूप से एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी दिशा बदलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो अपने एक पूर्ण चक्र के आधे भाग में एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि शेष आधे भाग में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसलिए एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इसलिए हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या तो अर्ध समयांतराल माने कहने का मतलब है एक पूरे चक्र का अर्ध समयांतराल 0 से t/2 या t/2 से लेकर के दूसरा अर्धभाग t/2 से t तक प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर इस ग्राफ में y एक्सिस के अनुरेख धारा है, प्लस y एक्स के अनुरेख भी और माइनस y एक्स के अनुरेख भी। चूँकि ऋणात्मक धारा जब धारा की दिशा बदलती है तो उसे माइनस y एक्सिस के एलोंग रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का एक तरंग रूप है जो जिसको दर्शाया गया है प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ विचरण को, जो कि एक ज्यावक्र के समान है। तो प्रत्यावर्ती धारा वह नियत धारा है, वह स्थिर धारा है जो किसी परिपथ से होकर एक निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश भेजता है जितना कि कोई प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ से होकर उसके मतलब प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र में भेजता है। और प्रत्यावर्ती धारा का संकेत ये प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान या माध्यमान का संकेत है आई, कैपिटल आई धारा का संकेत है ए भी, सफिक्स में ए भी का मतलब एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है ए बी, या आई के ऊपर बार दे देंगे, डैश दे देंगे, या आई को एंगुलर ब्रैकेट कोणीय ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। आई को वह भी औसत के लिए उपयोग होता है, कोणीय ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट का उपयोग, आई अंडर एंगुलर ब्रैकेट। तो ये तीनों संकेत है प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान का। अब प्रत्यावर्ती धारा का के औसत मान का या माध्यमान का व्यंजक जैसा कि स्पष्ट है कि केवल आधे भाग के लिए ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होगा, जैसा कि चित्र से भी स्पष्ट है। और यह प्रत्यावर्ती धारा के तरंग रूप को इस चित्र में दर्शाया गया है, प्रत्यावर्ती धारा का वेव फॉर्म को तरंग रूप जो कि ज्यावक्र के समान है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि समय के साथ प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा बदल रहा है और दिशा भी एक पेरियोडिकली मतलब आवर्त ढंग से एक निश्चित समय अंतराल में बदल रही है। आधे समय के बाद 0 से t/2 समय के बाद फिर देखिए दिशा प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदल गई, मतलब ऋणात्मक दिशा में विपरीत दिशा में धारा बहने लगी, प्रवाहित होने लगी। तो प्रत्यावर्ती धारा का अब इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान का व्यंजक प्राप्त करने के लिए अब क्या होगा कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I = प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है। प्रत्यावर्ती धारा को हम निम्न ढंग से व्यक्त कर सकते हैं इस ढंग से I = I0 sin ωt। ये प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है या प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, इसे कहा जा सकता है। AC प्रत्यावर्ती धारा, AC शॉर्ट में का समीकरण है या प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है, मतलब खास समय t, किसी खास समय t पर, स्मॉल टाइम t पर प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है उसे तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहा जाता है, जबकि I0 प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है या अधिकतम मान है। अब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हमने जान गए, I = I0 sin ωt। अब अल्प समय अंतराल में इस धारा के द्वारा, AC के द्वारा किसी परिपथ में को भेजा गया आवेश, तो आवेश कितना होगा इस धारा के द्वारा, AC द्वारा अल्प समय अंतराल, अल्प समय कितना dt, स्मॉल टाइम dt में, अल्प समय dt में किसी परिपथ से होकर या किसी परिपथ में भेजा गया, विद्युत परिपथ में भेजा गया आवेश का परिमाण कितना हो गया, किसी परिपथ को भेजा गया आवेश का परिमाण कितना होगा, dq = I × dt। हम जानते हैं कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर है, विद्युत धारा किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर है dq/dt, I = dq/dt। धारा का जो तात्क्षणिक मान है उसको व्यक्त किया जाता है I = dq/dt। तो dq = I × dt, I का मान है कितना, I0 sin ωt, I0 sin ωt × dt। ये समीकरण 2 हो गया, जहाँ समीकरण 1 से I का मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान इसमें रखा गया। अब AC के द्वारा, इस प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा जिसका समीकरण है I = I0 sin ωt, उसका तात्क्षणिक मान है, तो इसके द्वारा किसी उस परिपथ में आधे समय अंतराल मतलब पहले अर्धधनात्मक भाग, केवल आधे धनात्मक भाग में ही हम औसत निकाल सकते हैं। तो अर्धधनात्मक भाग में, पहले अर्धधनात्मक भाग में मतलब 0 से t/2 समय अंतराल में
जीरो से t/2 समय अंतराल में उस परिपथ को भेजा गया आवेश का परिमाण, कुल परिमाण आवेश कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, इसको अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ, I = dq को, मान कुल आवेश के लिए। तो AC द्वारा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, इस प्रत्यावर्ती धारा AC द्वारा पहले अर्धभाग, माने उसके अपने एक पूरे चक्र के पहले अर्धभाग, मतलब जीरो से लेकर के, जीरो से t/2 और पहले अर्धभाग में हो गया, पहला अर्धभाग हो गया AC का, AC वेवफॉर्म का, AC का जो प्रत्यावर्ती धारा का तरंग रूप है उसका पहला आधा भाग, जीरो से t/2 समय अंतराल में परिपथ को भेजा गया कुल आवेश का परिमाण। तो इसको समीकरण 2 के दोनों ओर समाकलन करना होगा। समय अंतराल में परिपथ में भेजा गया कुल आवेश का परिमाण, परिपथ से होकर भेजा गया, परिपथ को भेजा गया या परिपथ में भेजा गया कुल आवेश का परिमाण, भेजा गया कुल आवेश। तो इसके लिए Q = इंटीग्रल dq, इसके लिए दोनों समीकरण 2 के दोनों ओर समाकलन करना पड़ेगा। तो कुल आवेश Q है तो समीकरण dq का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा, दोनों ओर समाकलन करना होगा समीकरण 2 के। और राइट हैंड साइड में समय है तो समय का लिमिट भी है, 0 I0 sin ωt dt, और t का जो वैल्यू है स्मॉल t का, वह कहाँ से वैरी करेगा, जीरो से लेकर के आधे धनात्मक भाग में या शेष आधे धनात्मक भाग में भी लिया जा सकता था, t/2 से लेकर के t जो कि ऋणात्मक भाग है AC का उसमें भी। तो जीरो से लेकर के राइट हैंड साइड में लिमिट ले लिया जाए, जीरो से लेकर t/2 तक। अब यहाँ पर I0 नियत है, धारा का शिखर मान है, इसको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। नियत राशि होती है उसको समाकलन चिन्ह से, ये लॉन्ग एस संकेत है, समाकलन का संकेत है। समाकलन का मतलब होता है, ये समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है समेसन। तो समेसन को एस लेटर से सूचित करते हैं, तो ये बड़ा एस है, लॉन्ग एस है, जो कि समाकलन का संकेत है, sin ωt dt। और चूँकि I0 नियत है, इसको एक वैसे ये समाकलन चिन्ह से बाहर किया गया। अब इक्वल टू साइन I0 sin ωt का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ωt, और फिर अपॉन, फिर t का जो कोफिशिएंट ओमेगा, फिर नीचे ωt को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने sin ωt का cos ωt, और उसके बाद d/dt ऑफ ωt। ωt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा × dt/dt, तो 1, तो केवल ओमेगा बचेगा यहाँ ओमेगा। और लिमिट हो गया समय का 0 to राइट हैंड साइड में लिमिट भी है 0 to t/2, आधे समय अंतराल में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उस परिपथ को भेजा गया कुल आवेश का परिमाण, Q = इंटीग्रल dq। और मैंने समीकरण 2 के दोनों साइड में समाकलन कर दिया, = I0 sin ωt dt 0 to t/2। अब यहाँ लिमिट है 0 to t/2। अब इंटीग्रेशन फार्मूला का यूज कर दिए, तो जब इंटीग्रेशन समाकलन सूत्र का उपयोग कर दिया गया तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, संकेत है, उसके बदले में बड़ा कोष्ठ का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ I0/ω भी बाहर कर लिया जाए, और डिफरेंट इंटीग्रल के रूल से, निश्चित समाकलन के नियम से अगर लिमिट चेंज कर दिया जाए, निम्न सीमा को उच्च सीमा में ऊपर और उच्च सीमा को निम्न सीमा में, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका समाकलन करने के बाद उसका मान भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाएगा अगर लिमिट चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर अब Q = आवेश का मान Q = I0 ओमेगा को बाहर कर लिया जाए ब्रैकेट के, और लिमिट अंडर ब्रैकेट, लिमिट है 0 से t/2, तो अब माइनस cos ωt है तो प्लस cos ωt हो जाएगा, और लिमिट चेंज हो गया, ऊपर 0 नीचे t/2। अब यहाँ पर I0 अपॉन ओमेगा cos, अब एक बार लिमिट निश्चित समाकलन के नियम से एक बार t के जगह उच्च सीमा रखा जाएगा, t के बदले में 0, तो cos ω × 0, और ओमेगा का वैल्यू 2π/t हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ओमेगा की जगह 2π/t लिखा जा सकता है, I0 ब्रैकेट के बाहर 2π/t, t ऊपर चला जाएगा, तो cos ओमेगा की जगह 2π/t और इंटू t अब उच्च सीमा में 0 है तो 0 रखेंगे, माइनस cos, फिर ओमेगा 2π/t, और निम्न सीमा कितना है, t/2 है, तो t की जगह t/2 रखा जाएगा। t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ cos 2π/t इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा cos 0, और यहाँ पर माइनस cos π, तो अंदर में cos 0 = 1 और cos π -1, और आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर I0 × t मल्टीप्लाइड बाई अपॉन 2π। तो यहाँ अब इसे आगे हम लिख सकते हैं, Q = प्रत्यावर्ती धारा द्वारा प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अपने आधे अर्ध चक्र में, फर्स्ट हाफ साइकिल में उस विद्युत परिपथ को भेजा गया
विद्युत परिपथ को भेजा गया कुल आवेश का परिमाण Q इक्वल टू, और Q इक्वल्स टू, अब यहाँ पर I0 2π/T ओमेगा की जगह यूज किया गया, कोणीय वेग इक्वल टू 2π आवर्तकाल, तो T ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में I0 मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 2π अंडर ब्रैकेट cos 2π/T गुने 0 इक्वल टू cos 0, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री माइनस cos, यहाँ तो ओमेगा की जगह 2π/2 सेकेंड टर्म में रखे, और टाइम t के जगह इसमें टाइम t के जगह कितना रखा गया, चूँकि लिमिट चेंज कर लिए हैं तो आप लोअर लिमिट को निम्न सीमा को उच्च सीमा में, उच्च सीमा को निम्न सीमा में, तो जो लिमिट 0 से T/2 तक था अब हो गया T/2 टू 0, तब अंदर वाला जो ब्रैकेट का टर्म है ऋणात्मक जो कि माइनस है उसकी जगह प्लस हो गया निश्चित समाकलन के रूल से। तो सेकेंड टर्म में इसमें cos 2π/T ओमेगा की जगह इंटू T/2, यहाँ लिमिट नीचे T/2 अब हो गया है, तो T की जगह T/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, तो केवल माइनस cos π, cos 0 माइनस cos π। अब यहाँ इक्वल टू I0 मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 2π, cos 0 इक्वल टू 1 माइनस cos π इक्वल टू -1 इक्वल्स टू I0 इंटू T अपॉन 2π, 1 + 1 अंडर ब्रैकेट अब 2 हो गया, 1 - 1 डेट इज +1, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसलिए आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा किसी विद्युत परिपथ में उसके आधे धनात्मक चक्र में, मतलब 0 से T/2 में उस परिपथ को भेजा गया आवेश का कुल मान कितना हो गया, Q इक्वल टू I0 इंटू T अपॉन π, और यह समीकरण हो गया 3। अब परिभाषा से आवेश का यह मान उतने आवेश के बराबर होगा जितना कि प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान उतने आवेश के बराबर होगा जो कि प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूरे चक्र के आधे भाग में उस परिपथ को भेजता है। तो वह धारा उस दिश धारा के बराबर होगा जो कि किसी परिपथ में एक निश्चित समय अंतराल में जितना आवेश भेजता है। तो 0 से T/2 समय अंतराल में हमने देख लिया कितना आवेश का मान आया। अब माना जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान कितना है, IA भी है, और T/2 समय में आवेश का उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा T/2 समय में भेजे गए आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा। तो अब Q इक्वल टू I एवरेज, क्योंकि आवेश इक्वल टू क्या होता है, धारा I इक्वल टू Q/T, इसलिए Q इक्वल टू I इंटू T। तो प्रत्यावर्ती धारा द्वारा का औसत मान कितना है, I एवरेज है, जो कि आधे चक्र में, तो आधे चक्र में कितना आवेश भेजेगा, तो वह I एवरेज इक्वल टू Q इक्वल टू I एवरेज इंटू T/2। फिर सूत्र से Q इक्वल टू IT का उपयोग किए, परिभाषा से दोनों आवेश, मतलब समीकरण 3 और ये 4 हो गया, दोनों क्या है, बराबर है, शुरू के ही डिफिनीशन से स्पष्ट है। तो ये समीकरण 2, 3 बराबर समीकरण 4, मतलब दोनों का बायां पक्ष बराबर है, दोनों आवेशी हैं। तो इसलिए LHS इक्वल है तो RHS दोनों का बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 आइडेंटिकल है, तो इसलिए I एवरेज, अब इन्हें इस दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया जाए तो बायां पक्ष में आवेशी है, तो इसलिए दोनों का LHS इक्वल है, आवेश के बराबर है। क्योंकि यह प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान अगर I एवरेज है तो उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा आधे समय, माने एक पूरे चक्र के आधे समय में भेजा गया आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा, I एवरेज इंटू T/2। सूत्र से I इक्वल टू Q/T, इसलिए Q इक्वल टू I इंटू T। तो परिभाषा से दोनों इक्वेशन बराबर है, समीकरण 3 इक्वल टू समीकरण 4, इसलिए समीकरण 3 इक्वल टू समीकरण 4 है, इसलिए बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो I0 I एवरेज, दोनों के RHS को इक्वल कर दिया जाए, क्योंकि LHS बराबर है, तो I एवरेज अब इंटू T/2 इक्वल टू I0 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई T से T कैंसिल हो गया, इसलिए I एवरेज प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का व्यंजक आ गया 2I0 या 2I0 अपॉन पाई, दैट इज 2/पाई इंटू I0, और 2/पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू 22/7 22/7 या 3.14 रखने पर इसका वैल्यू 2/3.14, तो 200/3114 हो जाएगा, 314। तो इसका वैल्यू 0.637, 2/पाई का वैल्यू 0.637 इंटू I0, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, उसके शिखर मान I0 का 2/पाई गुना या 0.637 गुना होता है।
तो यह प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक है, आई एवरेज इक्वल टू 2I बाई पाई। लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में नहीं, एक ये आधे चक्र में 0 से T/2 तक निकाला गया प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का व्यंजक। लेकिन अगर T/2 से T तक निकालते शेष आधे अर्ध ऋणात्मक भाग के लिए भी अगर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान का व्यंजक प्राप्त किया जाएगा, मैंने को अगर का व्यंजक का औसत मान अगर प्राप्त किया जाता लिमिट को चेंज करके, मतलब T/2 से T तक, T/2 से T तक I इंटू dt करके, I का वैल्यू I0 sin ओमेगा t और टाइम लिमिट इंटरवल T/2 से T, तो इतना ही मान आता, उसका भी व्यंजक 2I0 बाई पाई। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यह समीकरण 5 हो गया। यह प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का व्यंजक है, मतलब यह अभिष्ट व्यंजक है प्रत्यावर्ती धारा के एवरेज वैल्यू औसत मान या माध्य मान का व्यंजक है, औसत मान का व्यंजक है, जो कि शिखर मान का कितना गुना होता है, 2 बाई पाई गुना या 0.637 गुना। अगर प्रतिशत में कहें तो 100% से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 63.7% हो जाएगा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान, उसके शिखर मान I0 का कितना गुना होगा, कितना 63.7% होगा प्रतिशत के रूप में, ऐसे 0.637 गुना होता है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, जिसको मैंने पिछले पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया था, ये इसका कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और शिखर मान में क्या संबंध है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का व्यंजक है। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का व्यंजक आई एवरेज इक्वल टू 2I0 बाई पाई प्राप्त कर लेने के बाद, डिराइव कर लेने के बाद, अब प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS इसे संकेत में कहा जाता है, IRMS संकेत से सूचित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ऑफ AC को IRMS संकेत से सूचित किया जाता है। तो अब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का भी व्यंजक प्राप्त करना है, और इसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में इस डेरिवेशन को IRMS इक्वल टू I0 बाई रूट 2 इस व्यंजक को डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तथा माध्य मान के बीच संबंध को भी अलग से भी 2 अंक के प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, उसके डेरिवेशन को, कि I एवरेज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू I0, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तथा उसके शिखर मान में संबंध व्युत्पन्न करें, संबंध स्थापित करें। उसी ढंग से प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा उसके शिखर मान I0 के बीच संबंध IRMS इक्वल टू I0 बाई रूट 2 को भी व्युत्पन्न करने के लिए 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, विभिन्न 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यह एक पूरे चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में इसे प्राप्त किया जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान को केवल प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे चक्र में ही, आधे धनात्मक या आधे ऋणात्मक चक्र में ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को आभासी धारा या प्रभावी धारा भी कहा जाता है, इसलिए इसे IRMS के अलावा, IRMS संकेत के अलावा I भी का मतलब आभासी, अंग्रेजी में वर्चुअल का पहला लेटर भी है, तो संकेत में I भी, या प्रभावी धारा है तो I इफेक्टिव, IEFF संकेत से सूचित किया जाता है, IEFF, या आभासी धारा है तो I भी, RMS धारा तो IRMS, इसका तीनों संकेत है। तो प्रत्यावर्ती धारा का पूरे एक चक्र में वर्ग माध्य मूल मान, उसके मतलब प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान का वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब IRMS हो जाएगा IRMS कैसे निकाला जाएगा, IRMS इक्वल टू रूट अंडर I स्क्वायर AB। प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान का वर्ग I स्क्वायर हो गया, उसका एक पूरे चक्र में औसत ले लिया गया,
और उस औसत मान का वर्गमूल निकाल देने पर, उस औसत मान का आई स्क्वायर एवरेज का वर्गमूल लेने पर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान के वर्ग का, उसके एक पूरे चक्र में औसत मान का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है। और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित किया जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS डिश धारा के या स्थायी धारा के उस मान के बराबर होता है, उस मान के बराबर है जिससे किसी चालक या प्रतिरोधक में ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है जितना कि उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उसी चालक में या उसी प्रतिरोधक में उसके मतलब प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में होती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र में या एक पूरे चक्र द्वारा उस प्रतिरोधक में ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी जितना कि उस अस्थायी धारा के द्वारा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान डिश धारा के उस मान के बराबर है जिससे किसी चालक या प्रतिरोधक में ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होती है जितना कि उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उसी चालक या प्रतिरोधक में उसके एक पूरे चक्र में होती है। और संकेत प्रत्यावर्ती धारा का IRMS या I भी, जो कि प्रत्यावर्ती धारा को आभासी धारा भी कहा जाता है, वर्चुअल करंट, तो संकेत I भी या प्रभावी धारा भी कहा जाता है, इसलिए संकेत I इफेक्टिव भी होगा, IEFF शॉर्ट में संकेत में। या IRMS तो खैर होता ही है। अब इसका व्यंजक प्राप्त किया जाए इसी परिभाषा के अनुसार। तो मान लिया कि कोई प्रत्यावर्ती धारा किसी चालक R प्रतिरोध के चालक से होकर प्रवाहित होती है। अल्प समय पहले समय मान लेते हैं dt, उसके बाद एक पूरे चक्र में। तो उस धारा के द्वारा उस प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण जूल का नियम से या जूल का समीकरण से, तो dH मतलब प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण, हम प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान को व्यक्त किया जा सकता है या उसे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी कहा जाता है। तो वह I = I0 sin ωt, यह इक्वेशन 1 हो गया इसके लिए वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। और यह प्रत्यावर्ती धारा माना जाए कि R प्रतिरोध के प्रतिरोधक या चालक से होकर dt समय में R प्रतिरोधक के चालक से यह प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तो अल्प समय dt में कितना उत्पन्न ऊष्मा करेगी? उत्पन्न ऊष्मा जो है अल्प समय dt में चालक, उस चालक जिसका प्रतिरोध R है, मतलब R प्रतिरोध के चालक में अल्प समय dt में, अल्प समय पहले लिया जाए, उसके बाद समय अंतराल T कर दिया जाएगा टोटल, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्र में समय अंतराल आवर्तकाल के बराबर होता है। अल्प समय dt में R प्रतिरोध के प्रतिरोधक या चालक, R प्रतिरोध के प्रतिरोधक या चालक में इस I धारा के द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा, धारा I के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, धारा I द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, अगर इस प्रत्यावर्ती धारा के बदले में डिश धारा भी लिया जाए तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, अगर T समय में अगर चालक के सिरों को DC बैटरी से जोड़ दिया जाए तो डिश धारा बहेगी, तो उस डिश धारा से भी उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उतना ही होगा, I² RT। तो उस डिश धारा का मान अब प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होगा यदि उस धारा द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न की जाए जितना कि उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उसके एक पूरे चक्र में उत्पन्न की जाती है। तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण H = I² RT होता है, जूल का जो समीकरण है। तो यहाँ पर dH चूँकि अल्प समय है, dH = I² R, और कितने समय में? dt समय में, तो R × dt। अब I = I0² प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान है या समीकरण, I = I0 sin ωt, तो I0 sin ωt रख करके स्क्वायर कर देंगे तो I0 sin² ωt × R × dt
अब एक पूरे चक्र में मतलब 0 से t समय अंतराल में इस धारा द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उस चालक में, उस R प्रतिरोध के चालक में 0 से t समय अंतराल में, मतलब एक पूरे चक्र में, क्योंकि वर्गमान मूल हम डिफाइन कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूल मान, तो ये एक पूरे चक्र के लिए है। औसत मान के विपरीत, औसत मान में तो आधे चक्र के लिए ही था, क्योंकि एक पूरे चक्र में तो धारा का औसत मान 0 हो जाता है, लेकिन धारा के वर्ग का औसत एक पूरे चक्र में 0 नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो ऋणात्मक जो भी मान होगा, -I0 भी धारा का ऋणात्मक मान, उसका वर्ग लेंगे -I0 का स्क्वायर, तो I0 स्क्वायर धनात्मक ही हो जाएगा। तो इसलिए अब इस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 0 से t पूरे समय अंतराल 0 से t तक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा प्रत्यावर्ती धारा जो है AC, जिसे I संकेत से सूचित किया जाएगा, AC द्वारा, इस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक पूरे चक्र में, उसके एक पूरे चक्र में, अपने एक पूरे चक्र में, एक पूरे चक्र का मतलब 0 से t समय हो गया, 0 से t समय अंतराल, एक पूरे चक्र 0 से t, एक पूरे चक्र में प्रतिरोध R में, मतलब चालक का प्रतिरोध R में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, उस चालक या प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है, तो प्रतिरोध R में उत्पन्न ऊष्मा, इसे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समीकरण 2 के दोनों ओर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण H, तो वह प्राप्त होगा DH का इंटीग्रेशन से, तो LHS और RHS दोनों में इंटीग्रेशन करना होगा। RHS में भी ले लिए, लेकिन समय अंतराल RHS में जो टाइम है dt है, तो वहाँ पर टाइम फंक्शन है, फलन है, तो इसलिए 0 से t तक RHS में निश्चित समाकलन 0 से t तक I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt, और यहाँ R भी है, I0 स्क्वायर I0 स्क्वायर R पहले ही कर देते हैं, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब I0 स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको समाकलन चिन्ह से बाहर कर दिया जाता है। I0 स्क्वायर R 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt ब्रैकेट के अंदर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t dt को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2, सूत्र से cos 2 थीटा इजकल टू 2 cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा इजकल टू ओमेगा इजकल टू थीटा बाई टी, कोणीय वेग, ओमेगा इजकल टू कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है, तो ओमेगा इजकल टू थीटा बाई टी, इसलिए थीटा इजकल टू ओमेगा इंटू टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करने के लिए इसको मल्टीपल एंगल के रूप में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। अब यहाँ इंटीग्रेशन 0 to t दोनों टर्म में होगा, R2 को बाहर कर लिया जाए, 2 कांस्टेंट है तो इसलिए 2 नियत राशि है, उसे ये समाकलन चिन्ह से बाहर कर लिया जाए, और H इजकल टू I0 स्क्वायर R अपॉन 2 इंटीग्रल। अब यहाँ इंटीग्रेशन दोनों टर्म पर होगा, dt पर भी होगा, 2 तो बाहर कर लिए, 2 I0 स्क्वायर R अपॉन 2, अब हो गया इंटीग्रल ओवर 0 to t इंटू 1 इंटू डी टी इजकल टू डी टी। इंटीग्रेशन दोनों टर्म पर लिया जाएगा, तो 0 to t डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 to t इंटीग्रल। अब यहाँ cos 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट सेट करेंगे ओमेगा टी पाई बाई 2, एक बार अपर लिमिट टी करेंगे स्मॉल टी के जगह, तो साइन का मल्टीपुल में आएगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा 2 पाई बाई टी, और टी का वैल्यू भी टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन उस समय 2 पहले है, तो 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई, तो साइन 4 पाई 0, और फिर एक बार साइन टी के जगह 0 रखेंगे, तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 दैट इज साइन ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाई 2, तो टी इजकल टू फिर साइन 0 इजकल टू, टी का वैल्यू लोअर लिमिट 0 है, तो 0 रखने पर 0 आ जाएगा, और साइन 4 पाई का भी वैल्यू 0 आएगा, अपर लिमिट अगर टी रखेंगे ओमेगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और टी के जगह टी रखेंगे, तो 2 पहले से है, तो 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, तो साइन 4 पाई कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा होगा, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो केवल फर्स्ट जो टर्म है डी का इंटीग्रेशन टी होगा, टी डी एक्स का एक्स, तो डी टी का टी, अपर लिमिट है टी, उच्च सीमा, निम्न सीमा 0 है, तो टी माइनस 0 डेट इज टी, तो केवल फर्स्ट टर्म ही बचेगा, सेकेंड टर्म का 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, इजकल टू I0 स्क्वायर R अपॉन 2, और अंडर ब्रैकेट डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट ले लेंगे उच्च सीमा में टी, एक बार टी के जगह स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी, माइनस एक बार टी के जगह 0, तो टी हो जाएगा, और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, टी माइनस 0, तो इसलिए इसका वैल्यू आ गया कितना, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण कितना हो गया, H इजकल टू
एच इजकल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी माइनस 0 इजकल टू टी। तो यह प्रत्यावर्ती धारा आई द्वारा प्रतिरोधार में एक पूर्ण चक्र में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र का समय अंतराल 0 से t में उत्पन्न उष्मा का परिमाण है, जो कि हमें प्राप्त हो गया। H इजकल टू देयरफॉर H इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी माइनस 0 डेट इज टी सेकेंड, चूँकि सेकेंड इंटीग्रेशन का cos 2 ओमेगा टी डी टी जीरो टाइम लिमिट 0 टू टी इजकल टू इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0, सो टी माइनस 0 फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन टी हो गया, डिफरेंट इंटीग्रल डी टी का टी और टी माइनस 0 दैट इज आई स्क्वायर आर अपॉन टी आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी माइनस 0 इजकल टू टी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा का, अब यह उत्पन्न उष्मा धारा आई द्वारा यह उत्पन्न उष्मा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के समय अंतराल टी माने 0 से टी में उत्पन्न उष्मा के बराबर होगा परिभाषा के अनुसार। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा का IRMS मान कितना हो, वर्ग माध्य मूल मान IRMS हो, और उसी प्रतिरोध में उतना ही उष्मा उत्पन्न करेगा जितना कि यह धारा आई उत्पन्न किया। तो अब हो जाएगा पुनः, अब उत्पन्न उष्मा IRMS द्वारा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान द्वारा उत्पन्न उष्मा का परिमाण। तो वर्ग माध्य मूल मान IRMS है, तो उसके द्वारा उत्पन्न उष्मा तो IRMS स्क्वायर हो गया इंटू फार्मूला वही H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई के जगह अब IRMS कर दिया गया, पहले आई के द्वारा, धारा आई के द्वारा उत्पन्न उष्मा देख लिया गया एक पूरे चक्र में। अब IRMS धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा का परिमाण देख लिया जाए, तो उससे भी उत्पन्न उष्मा उतनी ही होगी परिभाषा के अनुसार। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 बराबर हो जाएगा, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, परिभाषा के अनुसार। तो आई के जगह IRMS स्क्वायर, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध तो आर ही है उसी प्रतिरोध में, और समय कितना है 0 से टी बाई, मैंने एक पूर्ण धारा का एक पूर्ण चक्र में, मतलब समय अंतराल टी ही हो गया। तो आई नॉट स्क्वायर H इक्वल टू आई नॉट IRMS द्वारा, मतलब धारा के वर्ग माध्य मूल द्वारा उसी प्रतिरोध R से एक पूरे चक्र का समय अंतराल 0 से t तक, मतलब टोटल टाइम t में उत्पन्न उष्मा का परिमाण H है, जो कि धारा I के द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा I के द्वारा R प्रतिरोध से होकर के एक पूरे समय अंतराल, माने पूर्ण चक्र में, अपने पूर्ण चक्र के समय अंतराल में, एक पूर्ण चक्र के समय अंतराल टी में उत्पन्न उष्मा का परिमाण जो समीकरण 3 में प्राप्त हुआ है उसी के बराबर ये भी हो जाएगा। परिभाषा से दोनों समीकरण बराबर है, समीकरण 3 इक्वल टू समीकरण 4, मतलब उत्पन्न उष्मा का परिमाण बराबर है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए समीकरण और समीकरण 3 4 दोनों आइडेंटिकल है, दोनों बराबर है, इसलिए H इक्वल टू दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 3 और 4 से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो आई स्क्वायर समीकरण 3 बराबर समीकरण 4 है डिफिनीशन से, दोनों उत्पन्न उष्मा का परिमाण है, एक धारा आई के द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा आई के द्वारा, और या प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के द्वारा उतनी ही उष्मा उत्पन्न होगी उसी प्रतिरोध से, उतना ही प्रतिरोध R से होकर के टाइम इंटरवल T में ही। तो अब दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो गए आई स्क्वायर RMS इंटू R, दोनों के RHS को बराबर कर देंगे 3 तथा 4 के, इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई T। अब T से T कैंसिल हो गया, R से R भी कैंसिल हो गया, तो IRMS का फार्मूला हमें आई स्क्वायर माने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का वर्ग का फार्मूला तो हमें मिल गया। अब वर्ग हटाएंगे, मतलब IRMS का वर्ग पावर को हटा दिया जाए तो राइट हैंड साइड में वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसलिए IRMS इक्वल टू हो गया रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर, दैट इज आई नॉट स्क्वायर I0 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट I0 अपॉन रूट 2, यही फार्मूला हो गया IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। और इसे 1 बाई रूट 2 को लिखा जा सकता है, 1 बाई रूट 2 का वैल्यू 1.414, 1 अपॉन 1.414, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 0.707, तो 0.707 इंटू I0। इसे भी लघुत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी
ये पूछा जाता है बोर्ड की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, जो कि विशेष रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ही आधारित वह वीडियो था। पूरा सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो कि बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में, माने विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो इसलिए IRMS = I0/√2 और I1/√2 × I0, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, शिखर मान का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 का कितना गुना होता है? 1/√2 गुना होता है, और 1/√2 का वैल्यू 0.707 × I0। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा, यह प्रत्यावर्ती धारा का, यह वर्ग माध्य मूल का, यह AC के प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का RMS वैल्यू का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का व्यंजक है। वर्ग माध्य मूल मान, जिसे RMS वैल्यू कहा जाता है, वर्ग माध्य मूल मान IRMS जिसे संकेत में कहा जाता है, उसका व्यंजक है I0/√2। और यह संबंध भी है, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान के बीच संबंध स्थापित करें। तो यह संबंध भी है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान या महत्तम मान I0 के बीच। IRMS = I0/√2 और 1/√2 का वैल्यू 0.707। यह अभिष्ट व्यंजक है, प्रत्यावर्ती AC के वर्ग माध्य मूल मान IRMS का व्यंजक है, तथा यह व्यंजक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा शिखर मान के बीच संबंध को दर्शाता है। और यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है वह शिखर मान का कितना होगा? 0.707 होगा, जो कि अगर प्रतिशत में देखा जाए, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए IRMS को, तो यह शिखर मान I0 का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान महत्तम मान का 70.7%, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान आधे चक्र में वह 63.7% था। I average = 0.637 × I0, जबकि यह RMS मान IRMS 0.707 × I0। निश्चित रूप से प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो कि एक पूरे चक्र के लिए है, वह प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए, आधे चक्र में औसत मान से अधिक है वर्ग माध्य मूल मान। और IRMS का दूसरा नाम है आभासी धारा। तो IRMS को I भी संकेत से भी सूचित किया जा सकता है, आभासी धारा या प्रभावी धारा। तो प्रभावी धारा का संकेत I इफेक्टिव, IEFF, उस संकेत से भी सूचित किया जाता है। तो इसी के साथ, इसी डेरिवेशन के साथ, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करने के साथ ही यह वीडियो भी समाप्त होता है। और इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त किया गया, जो कि 12वीं बोर्ड की विभिन्न राज्यों की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में इस डेरिवेशन को प्रायः पूछा जाता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट वीडियो या इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2 अंक के प्रश्न में या दोनों को मिला करके 2 अंक के प्रश्न में या दोनों को मिला करके 5 अंक के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थैंक यू वेरी मच।